आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय जीव जगत के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। जीव जगत क्या है? अगर जीव जगत के बारे में पूछा जाए तो हम विभिन्न प्रकार के महासागर, विभिन्न प्रकार की नदियाँ, विभिन्न प्रकार के पक्षी, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर देखते हैं। इन सभी को हम जीव जगत के अंदर ही शामिल करते हैं। यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण बात होगी उसको अंडरलाइन करके समझाया गया है पूरा चैप्टर। सबसे पहले अगर हमें पूछा जाए कि जीव क्या है, ये सभी जो शामिल होती है जीव जगत के अंदर होते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि हम किसे जीव कहें और किसे निर्जीव कहें। तो जीव के अंदर पूछने पर हमारे मस्तिष्क में कुछ चीज़ें आती हैं, वो लक्षण आते हैं। वो लक्षण कौन कौन से होते हैं जो हम जीव के बारे में कह सकते हैं, जैसे वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उनके अनुकूल क्रिया करना। ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। इन सूची के अंदर उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, इन सभी को जोड़ सकते हैं। इन सभी चीज़ें जो हैं वह जीव के अंदर सम्मिलित होती है। ये सभी जीव के लक्षण होते हैं। तो हम इन्हीं सभी लक्षणों के बारे में जानेंगे, उन्हीं का अध्ययन करेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ों को जीव के लक्षणों में शामिल कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला लक्षण जो है जीव का, हम कह सकते हैं कि जीव वे होते हैं जो वृद्धि करते हैं। तो पहला लक्षण जो है वो जीव का वृद्धि होता है कि सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। मतलब जीवों की अगर भार में वृद्धि हो रही है या उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, दोनों चीज़ों को ही जीव की वृद्धि में हम शामिल करते हैं। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन के द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। अर्थात जीव चाहे बहुकोशिक हो या एक कोशिक हो, सभी के अंदर विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और वो विभाजन कौन सा होता है? तो कोशिका विभाजन, जो अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होते हैं, उन विभाजनों के द्वारा जीवों के भार के अंदर, उनकी संख्या के अंदर वृद्धि होती है। सभी जीव जो हैं वह एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं और विभाजन के पश्चात उसमें विशिष्ट प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है और उनके शरीर में, उनके भार में, उनमें वृद्धि होती है। बड़ी सरलता से कोई भी पात्रे संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीवों के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलाश्म, रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर होती है, इसीलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है, उनका विवेचन करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। यहाँ पर इसका मतलब बताया गया है कि हम कभी भी जीव के लक्षण, जिसे हम वृद्धि कह रहे हैं, उसको कभी भी हम विशिष्ट गुण नहीं कह सकते किसी जीव का, कि अगर किसी को हम जीव कह रहे तो उसका विशिष्ट गुण है कि उसके अंदर वृद्धि हो रही, क्योंकि वृद्धि एक ऐसा गुण है जिसके अंदर अगर हम भार को माने कि जीव के अंदर उसके भार में वृद्धि होती है, तो भार के अंदर वृद्धि तो निर्जीव पदार्थों में भी होती है। कौन से पदार्थ? तो जैसे हमारे पर्वत है, रेत के टीले होते हैं, तो ये भी वृद्धि करते हैं। इनके साइज़ के अंदर वृद्धि होती है, इनका भार बढ़ता है। तो वृद्धि निर्जीव पदार्थों के अंदर भी हो रही है और वृद्धि सजीव पदार्थों के अंदर भी हो रही है। इसीलिए वृद्धि को हम कभी भी जीवों का विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। तो ऐसा कौन सा गुण होगा जिसको हम विशिष्ट गुण कहेंगे? उसका अध्ययन करने से पहले हम दूसरा जो हमारे जीव का लक्षण होगा जनन,
उसका भी अध्ययन करेंगे। तो वृद्धि जो है वह जीव का लक्षण है, परंतु विशिष्ट गुण नहीं है वृद्धि, क्योंकि वृद्धि निर्जीव पदार्थों के अंदर भी उपस्थित होती है। उसके क्योंकि छोटे छोटे पर्वत जो होते हैं वो बड़े भी होते हैं, उनके साइज़ में वृद्धि होती रहती है, ऐसा हो सकता है। दूसरा लक्षण जो हमारा जीवों का होता है वह है जनन। लेकिन हम जनन को भी कभी भी आधार नहीं बना सकते कि एक जीव का विशिष्ट गुण है जनन, क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो उपस्थित हैं लेकिन उनमें जनन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। तो जनन जीवों का अभिलक्षण है, इसके बारे में क्या बताया गया है? बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ है अपनी संतति उत्पन्न करना, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मतलब बहुकोशिक जीव जो होते हैं वो अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, और ऐसा इसमें किस प्रकार कौन सी विधि के द्वारा होता है? तो उसमें लैंगिक जनन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं और उनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। अलैंगिक जनन से तात्पर्य है कि उनके अंदर अर्धसूत्र विभाजन और नर युग्मक और मादा युग्मक कभी भी भाग नहीं लेते हैं। फंजाई कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। कवक किसे कहा जाता है? तो कवक जो हमारे अचार या ब्रेड उनके ऊपर लगने वाली जो फफूंदी होती है वो कवक कहलाती है। उनके अंदर विभाजन किस प्रकार से होता है? तो उसके अंदर बीजाणुओं के द्वारा होता है। निम्न कोटि के जीवों जैसे यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। यीस्ट जो हमारे दही और विभिन्न प्रकार के जो ब्रेड वगैरह बनाई जाती है उनके अंदर किण्वन करने के अंदर यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो उनमें जो जनन होता है वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। मुकुलन विधि के अंदर इस तरह की संरचना पाई जाती है हाइड्रा के अंदर। तो मुकुलन के अंदर यहाँ पर मुकुल से तात्पर्य कली होता है, तो इसके पार्श्व शरीर पर एक कली उपस्थित होगी और ये कली ये मुकुल जब यहाँ से अलग होकर के ज़मीन पर गिरेगा तो ये एक नए हाइड्रा का निर्माण कर देगा। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। प्लेनेरिया जो कि एक चपटा क्रम में होता है, में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार नया जीव बन जाता है। फंजाई, शैवाल, मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। विखंडन विधि में क्या होता है? विखंडन विधि में एक इस तरह से शरीर पाया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के खंड बन जाने से प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होगा, एक नए जीव बनाएगा प्रत्येक खंड जो होगा। तो ये विखंडन विधि होती है। जब हम एक कोशिक जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिक शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने ये सभी विभिन्न प्रकार के जीव जो होते हैं उनके अंदर जनन के प्रकार देखे थे, उनके अंदर किस प्रकार से जनन की प्रक्रिया होती है। अब ये सभी जीव हम उनके अध्ययन किया है जिसके अंदर हमने जनन की प्रक्रिया देखी, लेकिन हम अब कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिसके अंदर जीव तो है लेकिन उसके अंदर कभी भी जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। वो कौन कौन से उदाहरण होते हैं? तो कुछ ऐसे भी जीव है जो जनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर, बंध्य, कामगर, मधुमक्खी, अनुर्वर, मानव युगल आदि। खच्चर क्या होता है? तो खच्चर जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बोझा ढोने का कार्य करता है वो खच्चर होता है, जो कि संकरण की प्रक्रिया, गधे और घोड़े में संकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसका निर्माण होता है, लेकिन इसमें आगे जनन की कोई प्रक्रिया नहीं पाई जाती। तो ये जीव तो है लेकिन इसके अंदर जनन की कोई भी प्रक्रिया उपस्थित नहीं होती है। दूसरा मधुमक्खी। मधुमक्खी के अंदर जो कार्यशील मक्खी होती है, जो सभी कार्यों को संपन्न करती है, वो भी बंध्य होती है, उसमें भी आगे जनन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। और कुछ मनुष्य भी जातियाँ ऐसे मनुष्य भी ऐसे हैं जिसके अंदर आगे बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो इनके अंदर आगे जनन करने की प्रक्रिया तो नहीं है लेकिन वो ये जीव हैं। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि हम कभी भी जनन को भी जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं बता सकते, कि कभी भी जनन जो है वो जीवों
का विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने दो लक्षणों का अध्ययन किया, पहला वृद्धि और दूसरा जनन। तीसरा जीवों का लक्षण जो है वो उपापचय है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रिया है। सभी जीव चाहे बहुकोशिक हो चाहे एक कोशिक हो, हजारों उपापचय क्रियाएं संपन्न होती हैं। उपापचय क्रिया का मतलब होता है कि जीवों के अंदर पाई जाने वाली प्रकाश संश्लेषण, श्वसन की प्रक्रिया और उनके रक्त का संचरण, उनके अंदर भोजन का पाचन, ये सभी क्रियाएं जो होती है वो उपापचय क्रिया कहलाती है। ये सभी उपापचय क्रियाएं जो होती है वह एक सजीव जीव के अंदर पाई जाती है और ये हमेशा जीव का विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि उपापचय की क्रियाएं कभी भी निर्जीव वस्तुओं के अंदर नहीं हो सकती। कोई भी निर्जीव वस्तु कभी भी श्वसन, पाचन, इन सभी क्रियाओं को संपन्न नहीं कर सकते। तो हम उपापचय को जीव का विशिष्ट लक्षण कह सकते हैं। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती। तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि जिनके अंदर उपापचय क्रिया हो रही है वो सजीव होता है। तो उपापचय जो है वो विशिष्ट लक्षण है उसका, कि ये हमेशा सिर्फ जीव के अंदर ही होगा, कभी भी निर्जीव के अंदर उपापचय की क्रियाएं नहीं होगी, नहीं संपन्न होगी। उसी प्रकार से हमारा दूसरा लक्षण जो होता है वह संवेदना की प्रतिक्रिया करना होता है। संवेदनाएं जो है वो किसके अंदर होती है? संवेदना सिर्फ जीवों के अंदर पाई जाती है, कि अगर किसी गर्म वस्तु से हाथ लगाए या फिर हमारे कोई कांटा चुभा है या फिर किसी रसायन का कोई प्रभाव हो रहा है, तो उनके प्रति जो प्रतिक्रिया दिखा रहे हम, हमारा जो बाहरी वातावरण है उसमें विभिन्न प्रकार का जो ताप परिवर्तन हो रहा है, उन सभी का जो हम रेस्पॉन्स देते हैं, हम जो प्रतिक्रिया करते हैं वो सिर्फ जीव ही कर सकता है। कि अगर हमें ठंड, गर्मी, सर्दी, जो भी अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं उनके प्रति जो हम प्रतिक्रिया करते हैं वो काम सिर्फ जीव करते हैं। कभी भी निर्जीव वस्तु को ठंड नहीं लग रही, उनके ऊपर कोई ताप का प्रभाव नहीं हो रहा है, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और ये सभी जो लक्षण होते हैं वो पादपों के अंदर भी दिखाई देते हैं, कि पादप भी विभिन्न प्रकार के रसायन, ताप और वर्षा, इन सभी से प्रभावित होते हैं। तो हमारे जीवों का दूसरा विशिष्ट लक्षण जो होता है वो संवेदना होता है, जो सिर्फ जीवों के अंदर पाया जाता है। सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो कि भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकता है, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकेरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणी दोनों में दीप्ति काल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसका अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के जो वातावरण हमारे परिवर्तित हो रहे हैं उसका प्रभाव विभिन्न प्रकार के पादपों और जंतुओं दोनों पर ही हो रहा है, क्योंकि मनुष्य के अंदर भी स्वचेतना पाई जाती है और ये जो स्वचेतना का गुण होता है ये निर्जीव वस्तुओं के अंदर नहीं होता है। मानव ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर एक लक्षण होता है, वो है स्वचेतना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्वचेतना जीव का लक्षण है। और ये स्वचेतना सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो सिर्फ मनुष्य में होती है स्वचेतना। स्वचेतना का मतलब होता है कि अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए किसी भी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया देना। जैसे किसी गर्म वस्तु से हाथ लगने पर तुरंत हटाना, कांटा चुभने पर तुरंत हाथ हटाना, वर्षा होने पर हम छाते का प्रयोग करते, सर्दी होने पर हम गर्म कपड़ों का प्रयोग करते। तो ये सभी हम कार्य किस प्रकार से कर पा रहे हैं? तो हम मनुष्य ये सभी कार्य स्वचेतना के द्वारा ही कर पा रहा है। दूसरे जीवों के अंदर भी उपस्थित होती है स्वचेतना, लेकिन मनुष्य जितनी नहीं होती है।